अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल तो ठीक हूँ, खैरियत से भी हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया कुन से स्टार्टिंग से पहले थैंक यू सो मच कमेंट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, सबको, एवरीवन जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, जितने भी, उन सब के लिए दिल से थैंक यू। आप सबके लिए माफिया क्वीन जहाँ पर नैना को अपनी तरफ देखती है, जो कि उसके माथे पर प्यार करती है, वो कहती है अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी मेरे इस रूप से तुम्हें हट हो तो आई एम सॉरी। मैं माफिया क्वीन हूँ। तुमसे कई दफ़ा कह चुकी हूँ, इनसे यहाँ तक आते आते तक मैंने तुमसे कहा कि माफिया क्वीन मैं हूँ, खूबसूरत उर्फ बेंजी माफिया क्वीन वंशिका है। लेकिन शायद तुम मजाक समझ रही हो। तुम्हारी नज़रिया जिस तरह तुमने स्टार्ट में मुझे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हो माफिया क्वीन, और तुम्हारी एक चीज़ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ मैंने किया, माफिया क्वीन वंशिका ने किया। तुम्हारे पास आना नहीं चाहती हो, तुम्हारे करीब आना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए देख भी नहीं पा रही हो। वजह मालूम नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन आज जो हुआ, आज जैसे कि गोलियां चली यहाँ पे, वो गोलियां ऐसी लगी मेरे दिल पर चल रही थी। अगर उस बीच तुम्हें कुछ हो जाता, जब तुम बेहोश होके गिरी ना, जिस तरह तुम बिना आवाज़ किए, बिना कुछ खाए खामोश लेटी थी, तो मुझे डर लग रहा था। माफिया क्वीन वंशिका को ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से नहीं डरी थी, कभी भी नहीं डरी थी, लेकिन तुम्हें खोने से डर रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता ये सोच के डर रही थी। वजह पता नहीं। तुम्हारे साथ रहना चाहती, तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, लेकिन नहीं आना चाहती हूँ भी, नहीं भी आना चाहती, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती। तुम पुलिस हो और मैं चोर। मैं दुनिया की सबसे बड़ी डॉन हूँ, माफिया क्वीन हूँ। माफिया क्वीन कोई नॉर्मल नाम नहीं है। अगर तुम छोटे मोटा चोर समझ लेती तो ठीक था, लेकिन माफिया क्वीन बहुत बड़ा दुनिया है। जिस दुनिया में मैंने कदम रखा है ना, वहाँ से मेरी वापसी मेरी मौत है। दोनों तरफ से मेरी मौत है। वहाँ पर लोग मुझे मारना चाहते हैं, यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहती हो। सोचती हूँ उस दिन को, जिस दिन तुम्हारे सामने बिना नकाब के अगर माफिया क्वीन आ गई तो तुम क्या करोगी। डरती हो उस दिन को, अगर तुम्हारे आग कांप गए तो क्या होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तहे दिल से दुआ करूँगी तुम्हारी मौत, मेरी मौत तुम्हारे हाथों से हो। अगर जब तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं पहली गोली तुम मुझे मारना। आई प्रॉमिस, कुछ भी नहीं कहूँगी। जब माफिया क्वीन वंशिका बन के तुम्हारे सामने आऊँगी, पूरी तरह से खुद को तुम्हारे सामने पेश करूँगी। तुमसे कहूँगी कि मैं माफिया क्वीन हूँ, तो तुम्हें रिएक्शन देखना चाहूँगी। अभी तो तुमने मजाक में लिया था, लेकिन मैं जिस रिश्ते पे हम जा रहे हैं ना, उस रिश्ते की बुनियाद सच होनी चाहिए, और मैंने अपनी सच्चाई तुम्हें कही थी, लेकिन तुमने यकीन नहीं की। लेकिन इतना पता है मुझे, तुम बहुत मासूम हो। हाँ, थोड़ी सी हड़ियल हो, हाँ अलियर हो तुम, लेकिन मासूम बहुत हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो। लोग कहते तुम खतरनाक हो, मेरी दुनिया वाले कहते तुम खतरनाक हो, माफिया क्वीन की टीम कहती तुम खतरनाक हो। तुमसे जितना दूर हो सके उतना मुझे रहना चाहिए। लेकिन ये दिल है जिसमें ना फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे करीब आना चाहती है। इस दिल की वजह से तुम्हें जिस कंडीशन में बेहोश हुई थी ना, इस कंडीशन में अगर कोई तुम्हें देख लेता ना, उसकी आंखों, उसकी जान के साथ उसकी आंखें भी निकाल देती। लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी थी, तुम्हें कुछ होने तो कैसे दे सकती। तब बाहर से नुक नुक की आवाज़ आती है, तो वो नैना का सर फिर से नीचे रखकर और बाहर निकल जाती है और कहती है बोलो क्या हुआ। कर तो सब कुछ ठीक हो गया, और आपने जो इंजेक्शन मंगवाया था वो ये है, लेकिन इससे शायद नैना को आप पे शक हो सकता है। रॉकी कहता है आई नो, मुझ पर शक हो सकता है, मैं तो यही तो चाहती हूँ कि मुझ पर शक करे, लेकिन ये सही नहीं है। क्या मतलब। देखिए बॉस, इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको सही इंजेक्शन नहीं देनी चाहिए। वैसे ही सो जाइए आप जिस तरह आप लोग अंदर थे। तुम्हारा क्या मतलब है। भरोसा रखिए, कोई भी अंदर नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। मैं देख लूँगा। और ये रहा ये ड्रेस जो आपने भी पहना है, वैसे ही आप वहाँ पर टांग लीजिएगा। जैसे आप दोनों गिरे थे वैसे ही गिर के बेहोश हो जाइएगा, क्योंकि आपको नज़र में नहीं आना।
तो तुम क्या चाहती हो? अगर इस बीच किसी ने अंदर आके देख लिया तो? हम हैं ना चारों तरफ। जब तक आपको होश नहीं आता तब तक हम बाहर ही रहेंगे। हमारा पूरा टीम यहाँ रहेगा। ने माला इस रूम में रहेगी, बाकी हम सब बाहर रहेंगे। कोई भी इस रूम के अंदर नहीं आएगा। बाकी घर का सारा डेकोरेशन हमने चेंज कर दिया, सब कुछ वैसे ही किया है जैसे कि होना चाहिए। लेकिन माला को मेरा मतलब नैना, आईपीएस नैना को बेहोश याददाश्त जाने ज़रूरी नहीं, वरना वो सारी मोमेंट्स भी भूल जाएगी जो आपके साथ बिता चुकी है। वो नहीं भूलेगी, भूल जाएगी। ये जो तो इंजेक्शन आप उसे लगाएंगे वो सब कुछ भूल जाएगी। इसके लिए तो आपको इसको यहाँ से निकालना भी पड़ेगा। चौकीदार का कुछ पता चला? हाँ, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। अपने घर गया था, भाग रहा था वहाँ से अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ हमने उसको बंदी बना लिया। ठीक है, संभाल के फैमिली लिए उसकी पूरी फैमिली को। क्यों? क्योंकि वो डर रहा था कि उसकी फैमिली अगर वहाँ आ रही तो कोई लोग उसे मार देंगे। तो पता लगाओ क्या हुआ था एवरीवन। और हाँ माला, तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई होनी नहीं चाहिए और तुम भी अंदर नहीं आओगी। ओके बॉस, मंजूर है। ठीक है। वो क्या करती है, वो फिर से वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके फिर से वो अपने कपड़े उतारती है, जो कपड़े थे वो बाहर से माला के हवाले करती है। फिर से वॉशरूम में उसी पोजीशन में वो इंजेक्शन जो लाई थी उससे दूसरा इंजेक्शन जो उसने रोकी ने उसे दिया था, बेहोशी का इंजेक्शन, जिससे उसकी नसिस में बेहोशी की दवा चली जाएगी और जिससे वो बेहोश हो जाएगी। वो यही करती है क्योंकि उसे भी सही लगता है कि अगर उस वाला ने इस वक्त खूबसूरत ने उस पर शक किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना कि कम होगी। तो वो उसी जगह पर जाके क्या करती है, लेकिन उसने तो वॉशरूम के पर्दे फाड़ दिए थे, तो किस तरह वो फिर से वॉशरूम के पर्दे से। तो ये क्या करती है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और एक मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद तकरीबन 15 मिनट बाद वहाँ पर वैसे ही पर्दे लाते हैं जैसे पर्दा नैना के जिस्म पर था, वो वैसे ही इन पर्दों को फिर से लगाती है, फिर से सेटिंग करती है। वॉशरूम को भी उसी वे में छोड़ देती है जैसे वे में थी। हाँ, उसके लोगों ने कहा है हमने घर के अंदर सारी चीज़ें ठीक की हैं, बाहर से जो गोलियां इस घर को लग चुकी हैं उन्हें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो मिस वंशिका कहती है ठीक है, जो किया ठीक किया, लेकिन घर के अंदर सब कुछ परफेक्ट है। ओके, ये कि करो फिर से अंदर चली जाती है। अब वो क्या करती है, सबसे पहले खूबसूरत का वो चादर उससे हटाती है और उसी जगह पर खूबसूरत को फिर से लेटाती है जहाँ पर खूबसूरत लेटी थी, मतलब सॉरी नैना लेटी थी जैसे बेहोश हुई थी वहाँ पर, और खुद उससे थोड़ा सा दूर, जितने कदम से पहले दूर थे वैसे ही वो भी बैठ जाती है और बैठते ही तरीके से बेहोश होने की कोशिश करती है। इंजेक्शन नहीं लगाती, पहले वो जो चादर वगैरह जो उसने फाड़े थे, कपड़ा बना के उसे लपेटा था, वो भी वो माला के हवाले करती है। वॉशरूम के अंदर से हाथ डाल के हाथ बाहर निकाल के उसके हवाले कर देती है और माला समझ जाती है कि वो किस सिचुएशन में है, इसलिए वो कुछ कहती नहीं और खामोशी से वहीं पर बैठ जाती और सोचने लगती, रोकी से बात करने लगती कि ये सही है क्या चीज़, वंशिका का नैना के करीब जाना। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही नैना के करीब जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो अपने मिशन से पलट जाए। वो कॉल पे बात नहीं करती, वो मैसेजेस पे बात करती है। तो दूसरी तरफ से रॉकी कहता है नहीं, वो अपने मिशन से कभी पलट नहीं सकती। वो मिशन कोई आम मिशन नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का कत्ल हुआ है, वो मिशन है। उसकी माँ जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उनका कत्ल का मिशन उसके हाथ में। और नैना के जितने भी करीब जाए, जितने भी उसके पास जाएगी, लेकिन वो अपने मिशन को नहीं भूलेगी। अगर वाकई इसके बीच में नैना के फादर का भी नाम आए तो वो क्या करेगी, क्या वो नैना के फादर को मार देगी? क्या एक बेटी बर्दाश्त करेगी कि उसके बाप को उसकी आंखों के सामने मार दे? देखो, बात मेरी भी थी, मेरी भी चल रही है। अभी तक मेरे डैड को भी क्लीन चेक नहीं मिला है। नैना खूब में माफिया क्वीन वंशिका की नज़र में मेरे डैड भी कसूरवार है, अभी तक उनको भी क्लीन चेक नहीं मिला। लेकिन अगर उनका जुर्म सामने आया, अगर उनका हाथ आया, तो मैं भी नहीं रोकूंगी उसे, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। अगर उसके फादर को मारते तो समझ में आता, लेकिन उसकी माँ को, और माँ को तब मारा जब वो माँ बनने वाली थी, तकरीबन माँ बनने वाली थी। उसके पेट में बच्चा था जो सांस ले रहा था, जो जिंदगी की तरफ आने की ख्वाहिश रख रहा था। उन जानवरों ने, उन राक्षसों ने उसे पेट के अंदर मारा। तो मैं नहीं रोकूंगा,
मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और अगर नैना के फादर का भी हाथ निकला तो तब भी हम संभाल लेंगे नैना को, या वंशिका कुछ संभालेगी, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं किसी को भी नहीं। अब सिचुएशन कुछ यूँ होता है, 1 घंटे बाद तकरीबन सुबह के 7 बजे वॉशरूम की जो विंडो थी, छोटी सी विंडो ऊपर की साइड पे, उससे रोशनी अंदर आती है। रोशनी अंदर आने से नैना की आंखें आराम आराम से खुलने लगती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर पहले तो मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है, और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है, और मुझे सर्दी क्यों लग रही है। वो काँप रही थी क्योंकि पूरी रात फर्श पर सोना, वो भी ठंडे फर्श पर सोना, तो आपको पता है क्या हो सकता है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, नैना की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है, खुद को वॉशरूम की फर्श पर देखती है और उसे याद आता है कि क्या हुआ था। पहले तो 5 मिनट तक वो खामोशी से अपनी आंखें बंद करके अपनी तकलीफ़ों का बयान कर रही थी, मुँह अपनी ज़बान को, दांतों को, जबड़े को, सारे जो चीज़ें थी वो जम चुकी थी, क्योंकि सर्दी में लेटने के बाद तो आपके पूरे जिस्म को अकड़ना चाहिए ना, दांत क्या चीज़ है। तो वो अपने आप को पहले ठीक करती है, फिर जब से ही वो आंखें खोलती है, सामने देखती है खूबसूरत को, और जो सिचुएशन में कूदती वो इस चीज़ को छोड़कर सीधा जाती है खूबसूरत के पास। खूबसूरत को आवाज़ देने लगती, खूबसूरत 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 आंखें खोलो, खूबसूरत, ए मिस बेंजी आंखें खोलो, कहीं से गोली तो नहीं लगी कल रात? हाँ, कल रात हम दोनों वॉशरूम में किस कर रहे थे। अब वो कुछ से बातें कर रही थी, फिर किस करते करते जब मैं नीचे आ रही थी तब हमारे घर में फायरिंग हुई, लेकिन अभी रात को हुई थी, वो अभी तो सुबह है, और हम लोग वॉशरूम में इस तरह कैसे? इस वक्त तो हमें कहीं और होना चाहिए, या शायद मुझे कहीं और होना चाहिए। क्या करूं, कैसे पता लगेगा? तब उसे बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है, नॉक नॉक। तो वो सोचने लगती है कौन हो सकती है बाहर। खूबसूरत खूबसूरत आंखें खोलो, खूबसूरत आंखें खोलो, लेकिन खूबसूरत आंखें नहीं खोलती। तब बाहर से एक आवाज़ आती है, वंशिका की आवाज़ में आती है आवाज़, नैना टक्कर आप ठीक हो? जैसे ही ये आवाज़ सुनती है तो उसका दिमाग घूम जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि माफिया क्वीन वंशिका उस पर हमला करवा सकती है। तो बाहर से फिर से आवाज़ आती है, ये मत सोचो कि मैंने तुम पर हमला करवाया, मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा तो मैं तुम पर हमला करवाऊँ ना, मुझे ना तुमसे फ़ायदा मिल रहा है ना मुझे तुमसे नुकसान में हो रहा है। हाँ, नुकसान तो हो रहा है, मेरे हर मिशन पर तुम मेरे सामने आ जाती हो, ये चीज़ों का नुकसान हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, खैरियत से है। कपड़े पहने हैं या नहीं ये बता दीजिए, क्योंकि सुगराज से मैं यहाँ पर चौकीदारी दे देकर थक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी घर जाके सोना है और मैं वाकई थक चुकी हूँ। जब बाहर निकलोगी तो मेरी अपनी टीवी पर एक पैगाम देख लेना, मैं चलती हूँ, और हाँ ये लो तुम्हारे कपड़े, आई थिंक तुम्हें इनकी ज़रूरत रहेगी। और हाँ, मैंने कुछ देखा नहीं है, अंदर आई नहीं, लेकिन जो लोग अंदर आने चाहते हैं उन्हें ऊपर पहुँचाने में मैंने एक भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन्हें ऊपर पहुंचाने में। आपके गाड़ी के गैरेज में जो लोग वहाँ पर लोग गाड़ी रखते हैं, वहाँ पर हमने कुछ तोहफे रखे हैं आपके लिए, ज़रा संभाल के। उन तोहफों में से कुछ तोहफों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, कुछ तोहफों की ज़िंदगी बची हैं। उन्हें पता है कि उन्हें मारने वाली कौन है, उन्हें मारने वाली वंशिका राजपूत है, उन्हें पता है। माला बात नहीं कर रही थी, बात कर रही थी माफिया क्वीन वंशिका। चलिए बाहर लेके चलते, जहाँ माला दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन रिकॉर्डिंग माफिया क्वीन की सुना रही है, जो माफिया क्वीन ने अंदर जाने से पहले रिकॉर्ड करके उसके हवाले किया था। जैसे ही तुम्हें हलचल महसूस हो तुम इस वीडियो को ऑन कर देना और मेरी सारी आवाज़ नैना तक पहुंच जाएगी। तो फिर से कहती है, तुम्हें मारने का मुझे कोई शौक़ नहीं, जो लोग तुम्हें मारने आए थे तुम्हें उनसे बचाने के लिए यहाँ आ गई, लेकिन जब पता चला कि तुम वॉशरूम में हो तो फिर मैं बाहर ही रुक गई, क्योंकि इस वे में देखने का हक मुझ में नहीं है। जिसे देखना था वो तो तुम उसे दिखा रही हो। सुनने में आया तुम यहाँ अकेली नहीं आई हो, बस इतना सुनने में आया। कहीं मिस बेंजी को लेकर अपने साथ तो नहीं लाई हो? चलो छोड़ो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इस चीज़ में नहीं आऊँगी। इतना कहना चाहती हूँ, तुमने भी मुझसे दुश्मन बनना है, ज़रा संभाल के कदम रखो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में तुमने किसी को एंट्री दे दी है
ऐसा ना हो कहीं तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारी बंदी को ना कोई उठा ले या उससे टॉर्चर ना करें, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई कमज़ोरी बनेगी ना ज़िंदगी में तो तुम कभी कामयाब नहीं रहोगी। डरती रहोगी, पल पल इस चीज़ से डरती रहोगी कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर को कोई कुछ कर ना दे, तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ कुछ हो ना जाए। आज जो कुछ हुआ इससे तो 100% तुम लोगों को मरना पड़ता, 100% तुम लोगों को मरना पड़ता। लेकिन मैं टाइम पर आ गई थी, मैं टाइम पर आई। तुम्हारे घर के अंदर कुछ तोड़फोड़ भी हुई थी जिन्हें मैंने सही करवाया, बहुत ज़्यादा सही करवाया। मैंने सही नहीं करवाया, मेरे लोगों ने सही करवाया, उनकी शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। बाकी घर के बाहर जो तुम्हारे घर को गोलियां लगी है ना, वो मुझसे ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए मुझे कलर करना पड़ेगा और कलर के लिए शायद टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं है। एक तो जाके एक मॉल को खोला है, मॉल से सामान लेकर आए, वहाँ पर पैसे रखा है, जैसे जैसे चीज़ें तुम्हारे घर के अंदर थी वैसी वैसी चीज़ें आके रखा है, रख के गए हम लोग बिल्कुल परफेक्ट। और हाँ, तुम्हारा बेडरूम अब वैसे ही है जैसे तुम्हारा बेडरूम था, जैसे तुम छोड़ के वॉशरूम में गई थी वैसे बिल्कुल। तुम्हारे बेडरूम को टच तक नहीं किया गया है, तुम्हारे बेडरूम को टच तक नहीं किया है, सिवाय मेरे इस रूम में कोई आ ही नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारे कमरे में तो कोई आ भी नहीं सकता। हाँ, जो आए थे उन्हें बाहर निकालना मुझे थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, लेकिन मैंने निकाल दिया बाहर। इसलिए डोंट वरी, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, समझी। अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। कपड़े बदल के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बेडरूम में ज़रूर आ जाना, जो वीडियो मैंने लगाई उसे ज़रूर देखना। ये कहकर वो आवाज़ बंद हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट तक वो वेट करती है, 5 मिनट तक। जो कपड़े वो अंदर दे चुकी थी वो लेती है, उन्हें पहनती है। और एक उड़ी थी और उसके साथ एक उड़ी थी और उसका एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र था। ब्लैक नहीं कह सकते, ब्लैक नहीं था, वाइट था। पूरा वो उड़ी सेट थी, यानी कि सर से लेकर पाँव तक, मतलब ट्राउज़र भी वाइट था और उड़ी भी वाइट थी। तो उसे पहनती है और सबसे पहले काम करती है बाहर जाती है और चारों तरफ देखती है। बाहर या मैं इस बेडरूम में नहीं, पूरे घर के नीचे जाती है, पूरे घर को चारों तरफ देखती है, चारों तरफ एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ती जहाँ उसे लगे कि कोई है। जब वो ये कंफर्म करती है कि घर में इसके अलावा कोई नहीं, तो वो क्या करती है, जैसे कि माफिया क्वीन ने कहा था, वंशिका राजपूत ने, कि तुम्हारी गाड़ियों के गैरेज में कुछ चीज़ें रखी है, तो वो वहाँ जाती है और वहाँ जाके देखती है क्या, लाशों की ढेर। तकरीबन जितने लोग माफिया क्वीन के, जितने लोग नैना को मारने आए थे वो वहीं पर थे, और उनमें से सिर्फ एक आदमी का मुंह बंधा हुआ था और हाथों में रस्सी थी। बाकी सब के सब जिंदा तो नहीं लग रहे थे नैना को। तो नैना कुछ करती नहीं, वो कुछ कहती भी नहीं, बस खामोशी से अपने रूम की तरफ आती है। रूम की तरफ आने से पहले वो बाहर की तरफ जाती है, दरवाजे की तरफ। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले में लिखा था सेफ्टी माफिया क्वीन, बस। और इसके बाद कुछ नहीं। वो चारों तरफ देखती है, आवाज़ भी देती है, अपनी चौकीदार का नाम भी लेती है, अनवर अनवर अनवर, लेकिन उसे चारों तरफ अनवर नजर नहीं आता। तब वो क्या करती है, वो फिर अंदर आती है। अंदर आती तो फिर से वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में नैना को अपनी बाहों में लेकर वो नैना को बाहर लाती है और सोचने लगती, इसे तो होश में आएगी नहीं, तब तक मैं वीडियो ही देख लूँ। और कैमरा और टीवी स्टार्ट चालू कर देते, और टीवी में वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दी जा रही थी, सब कुछ, जिस तरह माफिया क्वीन वंशिका सबको मार रही थी। और जिस इंसान को उसने बांधा, उस इंसान के मुँह से वो सारी बातें जो वो सुन रही थी, नैना भी सुन रही थी। नैना कहती, हाँ, इसे एक टाइम पर मैंने अरेस्ट किया, लेकिन उस वक्त उस बात को तो 1 साल हो चुके हैं। और मेरे डैड के केबिन में, नैना को पता है कि उसके पापा फाइल कहाँ रखते, तो वो अपने डैड के रूम में जाती है। जैसे अपने डैड के रूम जाती है, वहाँ पर सब कुछ ठीक था, परफेक्ट था, वैसे जैसे कि माफिया क्वीन वंशिका ने कहा था कि एक चीज़ में भी तुम्हें ये नज़र नहीं आएगा कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ हुआ है। हालांकि हुआ तो बहुत कुछ है, जिस तरह नैना ने टीवी के ज़रिए सारी चीज़ें देखी, जिस तरह माफिया क्वीन को लड़ते हुए देखा, जिस तरह माफिया क्वीन को उन लोगों को मारते हुए देखा है, सब कुछ, उससे तो इस घर का हाल, बहुत बुरा हाल होना चाहिए था। लेकिन माफिया क्वीन वंशिका के टीम ने उस घर को A1 चकाचक कर दिया। तो वो अंदर जाती है अपने पापा के रूम के अंदर, पापा के रूम के अंदर देखती है अच्छा सब कुछ ठीक है। तो वो क्या करती है, वो टेबल जो उसके पापा का था उसे ज़रा साइड करती है। साइड करने के बाद उसके नीचे से कालीन जो बिछी थी उसे हटा देती है। उसे हटाने के बाद वो रूम के अंदर एक
कोड था, जो कोड वो भी जानती थी, तो उसे दबाती और अंदर जाती। इस रूम के नीचे भी एक रूम था, एक रूम था, दरवाजे के पीछे नहीं, नीचे, रूम के नीचे। नहीं, ये कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने डैड के रूम को देखती है और बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसके पापा कभी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं रखते थे। हाँ, उनकी स्टडी रूम ज़रूर थी, लेकिन वो रूम के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं रखते थे जिससे उन्हें लगता है कोई आके उनके आराम से उनके रूम से लेके चले जाए। नहीं, वो उनकी बेडरूम की तरफ बढ़ती है, बेडरूम में जाती है, उनके कबाड़ को खोलती, कबाड़ खोलती है तो सामने एक तिजोरी थी, छोटा सा, जिसका नंबर उसे पता था। वो उसे दबाती है और उसे दबाने के बाद उस छोटा सा बैंक, हाँ छोटा सा बैंक था, उसका दबाने से, दरवाज़ा खुलने से, कोड लिखने से वो दरवाज़ा खुलता है। और उसे खुलने के बाद उसके अंदर सिर्फ फाइलें थी, पैसे नाम की कुछ थी नहीं। हाँ, ऊपर ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं सिवाय कुछ नोटों की गड्डियों के। लेकिन जब उस नोटों को हटा के उनके नीचे जो कवर हटाती है, उसके नीचे फाइलों की ढेर थी, और उनमें से एक सारी फाइलें निकाल लेती और उन्हें देखने लगती है कि आखिर डेड को ऐसा कौन सा केस लिया है जिसकी वजह से लोग हमें मारने के लिए घर तक पहुँचे हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि डेड घर पे नहीं है, और उन्होंने स्टडी रूम के अलावा किसी और रूम में जाने की ज़रूरत नहीं समझी, किसी भी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं समझी सिवाय स्टडी रूम के, जहाँ उसके डेड बैठ के अपने केसेस वगैरह के डिस्कस करते हैं या केसेस बनाते हैं। एवरीथिंग एक एक पॉइंट लिखते हैं, एक एक पॉइंट पर अमल करते हैं। वहाँ पर फाइलें थी, उसके नॉर्मल लाइफ की फाइलें थी जो होनी चाहिए। वो फाइल नहीं थी जो इसकी तलाश में वो लोग यहाँ तक आए थे। नैना उनको देखती है, उनमें से कुछ फाइलें उसे समझ में आती है, लेकिन एक फ़ाइल उसके समझ में बाहर। उसे हैरान होती है, ये फाइल, हाँ ये केस तो मेरा था, लेकिन डेड ने ये केस क्यों लिया है अपने हाथों में? क्या डेड को स्टार्टिंग से पता था मैं आईपीएस? नहीं, वो तो कल उनके रिएक्शन को देख के पता चला कि कल ही के दिन डेड को पता चला कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। तो वो क्या काम करती है, वो कुछ सोचती है, पहले फ़ोन हाथ में लेती है, एक नंबर डायल करती है, फिर उस नंबर को छोड़ के जेब में रखती है, और क्योंकि रूम से निकलने से पहले अपने मोबाइल को लेकर निकली थी। और फिर से रूम के अंदर आती है, वो कहती सबसे पहले मुझे इससे होश में लाना है, फिर इसके बाद मुझे कुछ सोचना है। थोड़ी देर बाद वो रूम में आती है, रूम में आने के बाद वो क्या करती है, वॉशरूम जाती है, थोड़ा पानी लाती है और खूबसूरत के चेहरे पर थ्रो करती है, थोड़ी थोड़ी, जिससे खूबसूरत थोड़ी सी तो आंखें खोले, लेकिन खूबसूरत आंखें नहीं खोलती। वो कहती अब इसे होश में कैसे लाऊं, और ये क्या है? वो उसके चेस्ट की तरफ देखती है, वहाँ पर एक निशान था, और उसके पेट की तरफ भी एक निशान था, दिल के करीब, बिल्कुल करीब निशान था। दो तीन जगह पर तकरीबन या कह सकते हो 4 निशाने थी, एक सीने की तरफ, एक उसके पेट की तरफ, और जब उसे पलटती है तो उसके पीठ की तरफ भी 2 निशाने थी। तो ये कहती ये तो गोली की निशानी लग रही, लेकिन ये गोली की निशान नहीं। रात को तो हम दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, मतलब उस वे में एक दूसरे को देख रहे थे, बाकी गहराई से नहीं। तब वो बहुत कोशिश करती, नैना बहुत ट्राई करती है खूबसूरत को होश में लाने के लिए। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, खूबसूरत खुद ब खुद आंखें खोलती और उसके अय्या मेरा सर पट रहा है यार, क्या मैं कहाँ हूँ? तब नैना कहती है आंखें खोलो तो पता चले तुम कहाँ हो। तो कहती है आवाज़, हाँ रात को तुम्हारे साथ तो थी, सोने दो, मुझे नींद आ रही। सोने की ज़रूरत नहीं, उठो, तुम्हें पता कल रात क्या हुआ था? हाँ पता है ना, तुमने काट काट के मेरी हालत ख़राब कर दी। इस तरह कौन काटता है यार, अब तुम सारी रात मुझे इस तरह काटती रही। तुम्हें पता है मुझे दर्द बहुत कर रहा है, अब मुझे बुखार आ रहा है, और मुझे बुखार बहुत गंदा वाला आता है। फिर तुम्हें मुझे मेरी बॉडी को रब करना पड़ेगा, फिर तुम्हें मुझे पूरी रात अपने पाँव में लेना पड़ेगा। दर्द देती भी हो और जख्म का मलहम भी करना चाहती हूँ। दिस नॉट पेन है ना, मुझे पसंद नहीं है। या तो दर्द ना दो, या तो मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें दर्द ही दूंगी अगर तुम मेरे साथ आई रात गुजारने के लिए, कहा था ना। फिर भी तुम्हें शौक था आने का, मैं तो एक लड़की ला रही थी, तो तुम्हें क्यों आई मेरे साथ? पता नहीं, मुझे सोना है, सोने दो। अच्छा सो जाओ, मैंने तुम्हें जो निशाने दिए उनके अलावा भी निशाने तुम्हारी बॉडी पे हैं। है तो कितनी निशाने हैं बताओ? तुमने तो पूरी बॉडी पर निशाने छोड़ी, अब तुम कौन सी निशान की बात कर रही हो?
मैं तुम्हारी इन निशानों की बात करती हूँ। वो अपना हाथ ले जाकर उसके चेस्ट पर उसके दिल के साथ रखती है, एक उंगली, इस निशान की बात कर रही हूँ। फिर दूसरे हाथ को उसके पेट पे लेके जाती है, इस निशान की बात कर रही हूँ। अब मेरे दोनों हाथ तुम्हारे इन निशानों पर है, तो मैं दो और निशान तुम्हें दिखा नहीं सकती। तो आंखें खोल, बताओ ये निशान कैसी है। तो वो आंखें खोलती है और उसकी तरफ बड़े प्यार से देख कर कहती है, हाय, यहाँ पर तुमने नहीं काटा है क्या? ये काटने की निशान नहीं है तुम्हारी बॉडी पर। हाँ, मेरे दांतों के निशान, दांतों के छाप पूरी बॉडी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन ये निशान किस चीज़ के ही ये बता। अरे मैं तो बिना कपड़ों की है, दिस नॉट। फिर तुमने कपड़े क्यों पहन रखे? ये कहकर वो उसको अपनी तरफ खींचती और उसे अपनी तरफ पूरी तरफ अपने ऊपर ले लेती, कहती अब पूछो जो पूछना है। तुम्हें पता है मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे सर में पट रहा है, और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा है। फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते हो, या ये कहो सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो मैंने अपनी मौत को करीब से देखा था, अब सेकंड टाइम मैंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा है तुम्हारी वजह से। लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे देखा? और ये निशान, ये गोलियों के हैं। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को तो गोलियां लगती रहती है, तो ये गोलियों के। जैसे ये कहती है, नैना फिर से उसे सीरियस नहीं लेती और कहती लगता है किसी जगह से इसे चोट लगी, तो इसे ये कह रही है कहीं पर गिर मिल गई होगी जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी होगी। ओके, तो तुम यकीन नहीं कर सकती मुझे गोली लगी है। छोड़ो, तुम्हें लोग गोली मारने वाला कौन है इस दुनिया में? तुम हो ना, तुम ही मुझे मारोगी एक दिन, एक वक्त पे। लेकिन एक ही बात याद रखना, मुझे मारते हुए तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया है, तो तुम मुझे उसी वक्त गोली मार देना। आई प्रॉमिस, मैं कुछ करूँगी नहीं, तुम्हारे सामने ठीक से खड़े रहूँ। लेकिन तुम्हारे सामने आने से पहले ना, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहती। अच्छा, और तुम्हारा मिशन क्या है? वो उससे दूर नहीं होती नैना, उसके चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखती है, जैसे कि वो अपने हाथों को फोल्ड करके उसके सर, अपना सर फिर उसके ऊपर रखती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, तो तुम्हारा मिशन क्या है? मेरा मिशन? कहा ना मैं माफिया क्वीन वंशिका, और माफिया क्वीन वंशिका का मिशन तो तुम्हें पता है, अपनी फैमिली को जिसने ख़त्म किया उन्हें ख़त्म करना, उन्हें चुन चुन के निकालना और चुन चुन के मारना। अच्छी बात। और कल रात जो कुछ यहाँ हुआ तो सब कुछ तुमने किया है? मैंने किया है, बिल्कुल मैंने किया है। अच्छा, और जो बाहर लेटे हुए उन्हें तुमने मारा है? हाँ मैंने मारा। रुको मैं अभी आती हूँ, ये क्या करो, उसे मुझे छोड़ो पहले। हमारा वॉशरूम में कुछ काम अधूरा हो गया था, उसे पूरा करें। नहीं, पूरा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आने वाली है, और तुम तैयार होकर यहाँ से निकलो। क्या मतलब, तुम मुझे छोड़ रही हो? नहीं छोड़ रही, बस तुम तैयार होकर यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहती। क्या मतलब, पुलिस क्यों आने वाली? कल रात जो हम पर हमला हुआ था वो तो तुम्हारे पापा पर हो रहा था ना, उन्हें कुछ शायद कुछ चाहिए होगा वहाँ से। वकील है तुम्हारे पापा, ईमानदार वकील है, शायद कोई ऐसा केस ले लिया होगा जिस केस को उन्हें लेना नहीं चाहिए। बस बहुत बोलती हो तुम, मैंने जो कहा वो करो। पर मुझे तुम्हारे साथ गिल्लू गिल्लू करना है। गिल्लू गिल्लू क्या होती है? मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, करना है, करना है, करो ना प्लीज़। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रोमांस करो ना। और देखो ना, मुझे बुखार भी आ रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँगी इस बुखार को लेकर? फ्लैट पे जाओ, मैं वही आ रही हूँ। मुझे पता है तुम नहीं आओगी, मुझे फ्लैट पे भेज रही हो, खुद नहीं आओगी। अब जाओ, कपड़े पहनो, उठो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ कपड़े पहने, पहले मुझे एक चीज़ दो फिर मैं जाऊँगी। क्या चाहिए? थोड़ा करीब तो आओ फिर बताती हूँ। मुझे नहीं सुनना, उठो यहाँ से और चेंज करो। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे कुछ हो रहा है और मुझे बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है, लेकिन इस वक्त नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाली है। तो उठो, उनके आने से पहले तुम जाओ। अरे मैं भी आ रहूँगी ना, मैं तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैं नहीं चाहती कोई भी कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में। ओ यू मीन टू से सीक्रेट गर्लफ्रेंड, यही समझ लो। अब उठो यहाँ से, चलो शाबाश उठो। प्यार से तो बोलो, कितनी खड़ूस हो तुम। रात गई बात गई वाली बात कर रही हो, तो दो ना मुझे। क्या दूँ? जो तुम उस सुबह दिया था मुझे पैसे, खूबसूरत। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। खड़ूस कहीं की अनरोमांटिक बंदी, रात को क्या हालत कर दिया, सुबह धक्के देकर बाहर निकाली। देखा है तुमसे इस तरह की मोहब्बत करते हुए नहीं देखा किसी को। तुमने जिस तरह छुआ है ना मुझे, किसी ने आज तक मुझे छुआ नहीं। आई मेरा पूरी बॉडी दर्द कर रहा है यार। मुझे देखो, मैं कितनी जख्मी हूँ, और तुम अपने आप को आईने में देखो, एक भी जगह मैंने तुम्हें बाइट नहीं किया है।
इस तरह से किया है तुम्हें। एक तो वकील हो, ऊपर से तुम्हें बाइट करती तो लोगों को क्या दिखा देती, क्या बताती कि तुम्हें किसने काटा है। मैंने काटा है। मेरा मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। एक थोड़ी सी दवाई चाहिए थी, वो भी नहीं दे रही है, खड़ूस कहीं की। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे वो अंदर थी, अब वॉशरूम में आकर उस अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और कुछ नहीं सोचती। और जहाँ कपड़े पड़े थे, जो कपड़े पहले रात को पड़े थे, वही कपड़े वो पहन के बाहर निकलती है। कहती मैं जा रही हूँ। अच्छा ये लो चाबी। ये क्या है? तुम्हारी मेरी गाड़ी की चाबी? नहीं, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी। नाराज़ होके जा रही हूँ तुमसे, बाय। ये क्या करो, कुछ वो आवाज़ देने ही वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है। ये तुम्हें मनाने से पहले मुझे यहाँ पर जो हुआ है उसका क्लियर करना है। तो वो क्या करती है, वो बाहर जाती है गैरेज की तरफ, जहाँ पर वो लोग बंधे थे। उनमें से सिर्फ 2 लोग होश में थे, बाकी सब के सब मर चुके थे, ये तो कंफर्म थी। तो वो क्या करती, अपने साथ एक पानी की बाल्टी भी लाई थी, और उस पानी को उस इंसान पर पूरी तरह से उन दोनों पर उड़ेल देती है। और जैसे ही पानी उनके फेस पे पड़ता है, वो लोग झट से उठ के बैठ जाते, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमने तुम्हें बता दी कि हम किसी। वो उनके बालों से पकड़ के कहती, चुप, एकदम चुप। मेरे घर पर मुझ पर हमला करने के लिए किसने भेजा है तुम्हें? तो उसे सामने देखती तो कहती, तुम कौन हो? कल रात तो कोई और लड़की थी, क्या ये थी? वो अपने मोबाइल से खूबसूरत जब सो रही थी उसकी एक पिक लेती है। नहीं, ये नहीं थी। ये कौन थी? तुम लोग वॉशरूम में कोई आया था? अरे नहीं, वॉशरूम आने से पहले किसी ने पीछे से हमें मार दिया था सर पे, और हम बेहोश हो गए। ठीक है, अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? थोड़ी थोड़ी डाउट तो उसे हुई थी, थोड़ी थोड़ी डाउट। वो एक डाउट तो उसे उसके जिस्म पे गोलियां देखने के बाद हुई थी। दूसरा डाउट, फिर भी उसने तस्वीर खींच ली थी उसकी, और उसे दिखाना ही चाहिए था। तो कौन थी वो? उसका चेहरा देखा तो मास्क पहना हुआ था उसने, और माफिया क्वीन का मास्क पहना था उसने, राजकुमारी का, जैसे कि वो क्वीन हो कहीं की, वैसा मास्क पहना था उसने। ठीक है, हमारे घर हमला करने की वजह वजह तो बता दिया, कि 10 दफ़ा बताए। हम तुम्हें मारने आए थे, तुम्हारी वजह से हमने बहुत से नुकसान उठाने पड़े, तुम्हारी वजह से हमारे कितने शराब खाने बंद हुए, तुम्हारी वजह से हमारा बॉस जेल में सड़ रहा है। और हम उसका केस लेकर तुम्हारे बाप के पास आए तो तुम्हारे बाप ने उल्टा ये किया कि उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए खड़ा हो गया। जब पता चला वो तुम्हारा बाप है, तो इसलिए उनके पीछे कर रहे थे, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। अब जब पता चला वो यहाँ पर नहीं है, तो हम आ गए थे तुम पर हमला करने, प्लस उस फाइल को लेके जाने के लिए जिस फाइल पर तुम्हारे डैड ने स्टडी की है। और शायद आज कोर्ट की एयरिंग भी है, और शायद वो केस जीत भी गया होगा, पता नहीं हमें। तो वो क्या करती है, वो अपने डैड का नंबर मिलाती है और डैड से बात करती है, डैड आप कहाँ हो? कोर्ट में, जहाँ मेरा एक इम्पोर्टेंट केस था। और मोम वो कुछ मोम कहना वाली थी, तो मेरा मुँह बंद कर देती थी। ओके, अब आप कहाँ जा रहे हो? अपने घर, जहाँ मुझे जाना चाहिए, जहाँ मेरी सब कुछ है। तुम ठीक हो? सुना है कल रात तुम पर हमला हुआ था। आपको कैसे पता चला? जब कोर्ट में आया था तो वहाँ पर एक बंदे ने कहा था कि हमारे आदमी गए तो हैं, वापस नहीं आए। तो मैंने भी उनसे कह दिया, जिसके घर गए हो ना, उनकी बेटी वापस ऑफिसर के रूप में नज़र आएगी तुम्हें, इसलिए मुझे पता था तुम्हें कुछ होगा नहीं। तो सोचने लगती, काक मुझे कुछ नहीं होगा, 100% आज तो मेरी लाश आपको मिलने वाली थी। थैंक गॉड थे माफिया क्वीन वंशिका, उसकी वजह से हम बच गए, वरना किस कंडीशन में हम होते हमें नहीं पता। और उन्हें मारने लगती। तुम लोगों को कैसे पता चला वॉशरूम में? वो पानी की आवाज़ से, क्योंकि शावर चल रही थी शायद, और हमें लगा था कोई शावर ले रहा है, और तुम लोगों को तमीज़ नहीं थी। और वो आंसू गैस फेंकने का वजह, और उसके आंसू गैस में क्या डाला था? बेहोशी की दवा। उससे आंखें तो जलेगी, साथ में आप बेहोश भी हो जाओगे। तुम्हारी तो वो बात कर रही थी, तब आईजी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। आईजी को देखकर उन्हें सैल्यूट करती, कहती यस बॉस। आईजी को देखकर वो सैल्यूट करती है। उस आईजी से देखकर कहता है, ये कौन है? हमारे घर पर हमला करवाने ये लोग। तुम्हारे बॉस को तो आज लंबी सज़ा हो गई बेटा, शायद फांसी भी हुई है, क्योंकि उसके खिलाफ मर्डर के चार्जेस भी थे, सिवाय शराब के नहीं। उसके ऊपर बहुत से केसेस थे, जिसकी वजह से उसे फांसी की सज़ा मिल चुकी है। अब तुम लोग अपनी सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहकर उन लोगों को, अपने अफसरों को इशारा करती, उन्हें वहाँ से हटाती और कहती, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओके, तुम बच कैसे गई? मेरा मतलब
जैसे कि तुमने फ़ोन पे मैसेज पे मुझे कहा है कि तुम वॉशरूम में बेहोशी थी, तो तुम्हें बचाने वाला कौन था और इन लोगों को बांधने वाला और इन लोगों को मारने वाला कौन था? वंशिका राजपूत। वंशिका राजपूत ये कौन है? माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। उसने यही नाम बताया मुझे। और उसने ये नाम तुम्हें क्यों बताया? मुझे नहीं पता। जब आपको मिले, जब आप उनके सामने आए तो उससे पूछ लीजिएगा उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन ये वीडियो, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो इस घर के अंदर हुई हैं, सब कुछ। ओके। और कुछ और चीज़ें मिली है क्या? नहीं, ये वीडियो मिली है। हम वॉशरूम में बेहोश थे और उसने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया कि वॉशरूम में अंदर नहीं है। कैसे कह सकती है तुम? शायद वो आई होगी, शायद उसने तुम्हें उस वे में देखा होगा जिस वे में शायद तुम शावर ले रही थी, जैसे कि तुमने कहा था। हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं कह नहीं सकती, गारंटी दे नहीं सकती, लेकिन इतना यकीन आजकल मुझे उस पर हो चुका है कि वो झूठ नहीं बोलती। अगर झूठ बोलेगी भी तो किसी के फ़ायदे के लिए बोलेगी, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं बोलेगी। ठीक है, तुम चल रही हो ताड़े? हाँ, चल रही हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम वापस जाती है रूम में अपने जाती ही वो जो वर्दी उसने लाई थी जो कल रात, वो तो मैली हो चुकी थी। तो वो अपने कबाड़ को खोलती है, वो दूसरा वर्दी निकाल के पहनती है और यहाँ से निकल के आईजी के साथ ही निकल के वो थाने के लिए निकल जाती है, निकले पुलिस स्टेशन के लिए। वहाँ जैसे ही जाते हैं जाते ही उसे सब सल्यूट करते हैं और आईजी अपने रूम की तरफ उसे बुलाते हैं। तो वो जाके आईजी के रूम में, मतलब आईजी उसके रूम की तरफ बढ़ते और वो भी आईजी के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ आते। तो कहती है आगे क्या प्लान है, कैसे पहुंचोगी इस माफिया क्वीन वंशिका के पास? सर फर्स्ट ऑफ ऑल माफिया क्वीन वंशिका गलत कर रही है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये भी पता है वो गलत करके भी सही कर रही है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। जितने भी केसेस हुए हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं, उनमें से माफिया क्वीन ने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि कानून की नज़र से देखा जाए तो सब कुछ गलत है, सब कुछ। लेकिन अगर एक आम इंसान, आम लोगों की तरह सोचा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। जो कुछ उसने किया है लोगों को इंसाफ देने के लिए किया, तरीका गलत, चीज़ें गलत थी, बाकी वो इंसान गलत नहीं है। ये बात तो सच्ची है और ये बात आप भी जानते हैं सर। तो तुम क्या चाहती हो कि हम उसे तिरंगा, हम उसे सितारा दें, उसे कहे कि तुमने जो किया वो सही किया है और भी करते रहो, इसे रोके नहीं? अगर इस तरह रहेगा तो कोई भी हमारे पुलिस वाले पर यकीन नहीं करेगा, कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा और अपने से जितने भी केसेस होंगे वो सारी माफिया क्वीन के पास लेके जाएंगे। तो इस थाने को खोलने की वजह क्या है? बंद कर दो इस थाने को, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं माफिया क्वीन की टीम को, हम भी उसको सपोर्ट करने बैठ जाएंगे, कहेंगे अब जो तुम कर रहे हो वो भी हम भी करेंगे। पहले कानून के तौर पर करते थे, अब तुम्हारी तरह करेंगे। जहां हम लोगों को पकड़ के अदालत लेके जाते वहां पर तुम्हारे साथ बैठ के एक ही झटके में फैसले कर लेते। अब आईजी साहब कुछ कड़वी कड़वी बातें नैना को सुना रहे थे। नैना सुनती ज़रूर है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है सर सच हमेशा कड़वा होता है। और आपने जो कड़वी बात मुझे कही है ना, उनमें से भी कड़वापंती मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये सच है। आपने जो कहा था बिल्कुल सच है। अगर हम किसी को अरेस्ट करके लाते हैं सर, तो अगर ऊपर से हमें पर दबाव आते तो हम उस इंसान को छोड़ भी देते मजबूरी में, क्योंकि हमारे ऊपर से आर्डर आ रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ये इंसान गलत है, लेकिन फिर भी उसे छुड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ राज इस इंसान के पास होंगे, इस डर से वो इस इंसान को निकालते हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं सर, हमारे कानून है लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, हम अपना फैसला नहीं कर सकते। ये गन जिसे हमें चलाने के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसका हिसाब देते हैं, इसकी एक एक गोली हमने कहाँ चलाई उस चीज़ का हिसाब देते हैं। एक रिकॉर्ड बना के उनके सामने रखते हैं कि मजबूरी में हमने अपनी जान बचाने के लिए गोली मारी है सामने वाले बंदे को, या किसी और वजह से मारी है, किसी दुश्मनी पर्सनल इशू की वजह से मारी है, किसी एवं ही मार दी। इनकाउंटर का हमें हक कभी कभार मिलता है और मैं इनकाउंटर करना चाहती हूँ, और मुझे जहाँ लगता है कि मुझे इनकाउंटर करना चाहिए तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हूँ। लोग मेरे सामने आने से पहले डरते हैं, लेकिन जब से मैंने माफिया क्वीन वंशिका का केस हाथ में लिया है, ऊपर से दबाव बढ़ते जा रहे हैं। जो जो केस हमारे पास आ रहे हैं ऊपर से दबाव आ रहे हैं उन केस को बंद करने के लिए। सर क्या ये सही है? तो माफिया क्वीन कहाँ गलत है? वो तो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। हाँ, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही, वो माफिया क्वीन बनी है, यानी कि किंग, वो किंग बन चुकी है और किंग से कोई उलझना नहीं चाहता। अगर वहाँ के इलाके की राजकुमारी वो बनी है तो कुछ सोच के बनी होगी ना सर, ऐसे कैसे?
ऐसे कैसे कोई आए और उसे उड़ा दे, ऐसे कैसे हम उसे मारने के लिए चले जाएं। हालांकि हमारे पास हमें ऑर्डर मिले हैं कि माफिया क्वीन को जहां देकर शूट किया जाए, लेकिन फिर भी हम उसे ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए कि हमें बताना पड़े कि उसका चेहरा देखना चाहते हैं, वरना हम उसे मार के भी उसका चेहरा देख सकते हैं। लेकिन आपने हमारी हाथ बांधे हैं। हम जब भी माफिया कोई हमारे करीब आती है, हम उसे पकड़ने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन वो हमसे 2 कदम आगे निकल जाती है, या ये कहो वो हमसे आगे ही है अगर हम उसके सारा सोचना स्टार्ट करें तो। और हम सोच नहीं पा रहे हैं। और अब मैं उसे टक्कर की मैं मिली हूँ, तो आप मुझे पीछे हटाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब हर बार मुझे पीछे करने के लिए ख्वाहिश करते हैं, इसलिए मुझे ओपन ही सामने आना पड़ा। मैं अंडर कवर रह कर बोर हो चुकी हूँ। अब मैं फेस टू फेस बात करूँगी, फेस टू फेस लोगों से मिलूँगी, फेस टू फेस मैं जवाब दूँगी, पीछे रेख कर नहीं। अगर पीछे रेख कर मैं मर भी गई तो किसी को थोड़ी पता चलेगा कि मैं अंडर कवर ऑफिसर थी। बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली तक को नहीं पता चलेगा शायद उस पर। अब मेरी बॉडी उनका इस तरह पहुंचा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हालत में गोली लगी है, बस इसी तरह। लेकिन अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, इसलिए मैं सामने आई हूँ और अपने डैड के सामने भी खड़ी हो चुकी। अब उनको भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं वकील नहीं, एक पुलिस वाले की वर्दी पहनकर आपके सामने खड़ी हूँ सर। और मैं आपसे एक इजाज़त चाहती हूँ, अब कुछ भी हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और अब मुझे लगता है माफिया क्वीन वंशिका ही राजपूत वंशिका है। तो मिस वंशिका राजपूत, जो इस माफिया का सबसे पहले किंग था, उसे क्या हुआ है, उसके बारे में उसकी अब हिस्ट्री जाननी है मुझे। और मुझे पुराने केसों को खोलना पड़ेगा, पुरानी फाइलें खोलनी पड़ेंगी, पुरानी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कहीं जाकर हमें आज की दुनिया की, आज की ताज़ा तरह का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। यानी कि आज की ज़िंदगी जीने से पहले हमें उसके पीछे की ज़िंदगी जीनी चाहिए। उसकी फास्ट में क्या हुआ है, उसके फास्ट को अंदर क्या हुआ है, वो फ्यूचर में ऐसा क्यों कर रही है, वो सब कुछ। उसने कहा उसकी फैमिली को मारा गया। क्या हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि माफिया क्वीन वंशिका की फैमिली उर्फ मिस्टर राजपूत के साथ क्या हुआ है? और मिस्टर राजपूत कोई मामूली इंसान तो नहीं थे, वो माफिया किंग थे। और माफिया किंग अचानक गायब हो गया, क्यों? और गायब होकर अपनी फैमिली के साथ कहाँ गए, किसी को नहीं पता चला, किसी को भी नहीं। लेकिन एक चीज़ पता चली, वो एक अखबार उनके सामने रखती है, जो अखबार उसके फादर के कबाड़ में उसे मिला था। और ये कहती है, ये देखिए सर, इसमें लिखा था माफिया किंग मिस्टर राजपूत को उसकी फैमिली के साथ मार दिया गया था। एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, सबको, यहाँ तक कि मिस्टर राजपूत को भी मरा हुआ घोषित किया गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन कोई ठीक नहीं थी। और उन्हें मारने वाले लोग कौन थे किसी को नहीं पता, कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने किस शहर में उन्हें मारा ये सारी डिटेलें यहाँ पर है। और क्यों मारा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग अखबारों में तो ये लिखा होगा कि इन्होंने अपनी माफिया की दुनिया छोड़ दी थी, शायद उनके दुश्मनों ने उन्हें मारा, कुछ पता नहीं, कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा, बस इस अखबार के इस हेडलाइन से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद अखबारों में इनके जिक्र नहीं आया था, क्यों? वजह किसी को नहीं पता। अखबार एक ऐसी चीज़ है कि पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख देती है, लेकिन उसने हिस्ट्री को बंद कर दिया। और जिस इंसान ने इस पर स्टडी किया था, वो इंसान को एक्सीडेंट से मार दिया गया। यानी कि माफिया किंग की लाइफ को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कि कोई ना कह सके कि कोई राजपूत इंसान था माफिया की दुनिया का। अब माफिया क्वीन, अभी थोड़ी देर पहले इस अखबार में पता चला है कि मिस्टर राजपूत मर चुके, लेकिन उसका नाम अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है माफिया की दुनिया में। और माफिया की दुनिया में इसका नाम इस्तेमाल करें, तभी उनकी बेटी माफिया क्वीन वंशिका एंटर कर चुकी है। और वो इन चीज़ों को रोक रही है। वो जो गलत चीज़ें उसके बाप के नाम से किए जा रहे हैं, जो कार्रवाई किए जा रहे हैं, जो नाम इस्तेमाल करके स्मगलिंग, मर्डर, रेपिंग, यहाँ तक कि किडनैपिंग, ड्रग्स वगैरह, जितने भी मिस्टर किंग के नाम पर काम किए जा रहे हैं, उन सबको बंद करवा चुकी है। हाँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बंद करवा चुके हैं। जज साहब, आपके सामने उनका बेटा जो हथियारों की स्मगलिंग करता था, हथियारों के साथ शराब की डीलिंग करता था, ड्रग्स की डीलिंग करता था, आज उसके गोदाम को उसने कंडर बना दिया है माफिया क्वीन वंशिका के। वो भी उसके डैड के नाम के साथ लिंक कर रहा था। तो
उससे मारा। जज को इसलिए मारा नहीं उसने, हमारे हाथों से मरवाया। मेरा मतलब जिस तरह से उसने प्लानिंग की थी उसी तरह से वो जज मरा था। लेकिन जज को मारने की वजह ये नहीं थी कि उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड था, उसके पापा को धोखा दिया था, नहीं, उसके खिलाफ उसके पास केस थे, यानी कि उसके अदालत में उसके खिलाफ रिपोर्ट आ चुके थे और उसका पाप का गाड़ा बढ़ चुका था। यही कह सकते हैं कि उसने मौत की सज़ा उसे दी, लेकिन मारने के लिए उसे हमें चुना। आईजी साहब बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। वो कुछ कहते नहीं, ना उसे टोकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी नहीं टोकते। हाँ, उसने अपने डैड के जब बैंक अकाउंट मतलब उसके डैड की जो खोला था कबाड़, उसके अंदर से तिजोरी से ये सारी फाइलें निकलती, तो वहाँ पर ये अखबार भी था। वो उसे अपने साथ ही लेकर आई थी ताड़े। तो फिर से कहती है, तो क्या हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करें? अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ ये सारी कार्रवाई हुई है। तो अब आप बताएं कि हमें क्या करना है? अब अभी 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 फैसला कीजिएगा या नहीं, कुछ देर सोचिएगा ज़रूर। तुम क्या चाहती हो ये बताओ? अगर इसमें तुम्हारे डैड का भी नाम आए तो तुम क्या करोगी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माफिया क्वीन को भी मेरे डैड पर शक है, माफिया क्वीन वंशिका को भी मेरे डैड पर शक है, लेकिन अभी तक उसके हाथ में कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो मेरे डैड को मार सके। और मैंने अपने डैड से बात भी की इस बारे में। ओके, और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अदालत के बाद फिर से गायब हो गए, घर पे भी नहीं है। तुम पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम मरते मरते बची हो। उन्होंने तो कोई कॉल किया था, बात की थी मैंने उनसे, वो जहाँ भी है ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद को संभाल सकते, इतनी बात की तो मुझे यकीन है। लेकिन वो मेरे डैड को इस चीज़ से अब नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। वो जहाँ है वो सेफ़ है, उन्हें पता है वो कहाँ सेफ़ रह सकते हैं, और शायद आपको भी पता है मेरे डैड कहाँ सेफ रह सकते हैं। इसलिए हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, शायद किसी एक इंसान को पता हो, माफिया क्वीन वंशिका को पता हो कि वो कहाँ है, लेकिन हम दोनों के अलावा बस किसी और को नहीं पता है सिवाय माफिया क्वीन वंशिका के। कह सकते हैं उसे शायद पता हो। मुझे आर्डर चाहिए, मुझे उन पुराने केसों की फाइल चाहिए जो माफिया क्वीन वंशिका के फादर से जुड़ी हुई है। मिस्टर माफिया क्वीन वंशिका राजपूत के फादर से जुड़ी हुई है। मिस्टर राजपूत माफिया क्वीन किंग के नाम से जुड़ी हुई है। कहाँ है, कैसा है? क्योंकि माफिया क्वीन क्वीन तो एक है, लेकिन किंग दो थे, दो इंसान किंग थे। इसलिए मुझे पीछे से स्टार्ट करना होगा, और पीछे से स्टार्ट करने के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। और मुझे पता है आपको मेरी इजाज़त से पहले ऊपर वालों की इजाज़त की ज़रूरत है। तो वो रोकेंगे आपको, वो कहेंगे कि ये केस फिर से रीओपन नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें दलदल में गिर चुकी है, पूरी गहराई से गिर चुकी है। अब मैं उस दलदल में उतर के उस केस को बाहर निकालना चाहती हूँ, और दलदल से निकलना ये एक आसान काम नहीं है, ये आप भी जानते हो। अगर कोई निकला वो खुश नसीब होगा, लेकिन कुछ लोग मर जाते उस दलदल के अंदर। और अब मैं उस दलदल के अंदर उतरना चाहती हूँ, अपनी मौत की परवाह ना करके। अब मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है, कौन है ये माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, क्या चाहती है, क्यों कर रही है ये सब कुछ? अगर सही कर रही है तो सही तरीके से करे, पुलिस में जाए, अपने आप को, आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी मेरी कबरी है, उन्होंने भी आज तक मिस वंशिका राजपूत का चेहरा नहीं देखा है। वो आती कैसे है, जाती कैसे, किसी को खबर नहीं, और सिर्फ 3 लोगों को पता है, उसके सीधा 2 हाथ, 2 इंसान। एक नाम मिला है माला, और दूसरा नाम मिला है एक लड़का है, उसका नाम नहीं पता कौन है, लेकिन वो नैना माफिया क्वीन वंशिका के काम करने में माहिर है। कभी कभार जब माफिया क्वीन वंशिका यहाँ नहीं होती तो वो उसकी जगह पर लेती है ये लड़की माला, लेकिन इसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। ये 3-4 तस्वीर उसके सामने रखती माफिया क्वीन, सॉरी नैना टक्कर अपने अफसर के सामने रखती, क्योंकि उसकी कबरी ने उसे तस्वीर बहुत मुश्किल से निकाल के दी है। या शायद माफिया क्वीन ने खुद से उसे निकलवाने के लिए कहा किया है, क्योंकि उसके होते हुए उसके सामने कोई उनकी तस्वीर निकाल ले, इम्पॉसिबल। तो उन तीनों तस्वीर को, ये है माफिया क्वीन वंशिका, और ये इसके साथी, ये लड़का नाम नहीं पता, लेकिन इस लड़की का नाम माला लिया गया है वहाँ पे। कई दफ़ा माफिया क्वीन वंशिका के मुंह से माला निकला है, माला का सरनेम नहीं, और इस इंसान को सिर्फ रो रो, बस इसे रो कहती है। अब रो का नाम क्या है ये कोई नहीं जानता, रो का बहुत से नाम होता है।
रॉ एजेंट कह सकते हो, रॉ कुछ और कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये इंसान कौन है किसी को नहीं पता। अब ये 3 इंसान हैं और इस ग्रुप का ये मेन लीडर जो रह चुका है वो इस लड़की का पापा है। वो इंसान की भी चेहरे पर मार्क्स थे, यहाँ सबके चेहरे पर मार्क्स है तो दिखेगा क्या। यही तो बात है कि दुनिया के नज़र में माफिया क्वीन के अंदर जो काम करती है उस दुनिया के लोगों के सारे चेहरों पर ये मार्क्सिस है किंग के। हालांकि ये सिर्फ मार्क्स इसके चेहरे पर होना चाहिए थे, नहीं, ये मार्क्स इनके भी चेहरे पर है क्वीन के, इसके चेहरे पर किंग के, इस इंसान के भी चेहरे पर किंग के मार्क्स हैं। यानी कि जितने भी लोग उसके साथ काम करते हैं वो सबको एक नज़र से देखती है, यानी कि किंग या माफिया क्वीन ऐसे, और अपने काम से काम रखती है। लेकिन सुनने में ये भी आया मेरे, इतनी अंदर की खबर लाई हो तुम्हारे डर नहीं लगा वहाँ जाते हुए? डर नहीं, पर मैं सोच रही हूँ कि माफिया क्वीन को अब तक पता नहीं चला कि उसके ऊपर मेरे लोगों की नज़र है। बट कमबख्त एक भी मैसेज सामने नहीं आता कि वो आती कहाँ से और जाती कहाँ से। बाकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, लेकिन आती कहाँ से जाती कहाँ से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और मिलेगी भी नहीं। तब वहाँ से एक अफसर आके उसके सामने कहता और सैल्यूट करता है। नैना उसे देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक खबर आई है, जिस खबरी को हमने माफिया क्वीन के अड्डे तक पहुँचाया उसका कल रात से कोई कॉल कोई मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा, और वहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा। तब नैना के फ़ोन पर एक अनमोल नंबर से वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल जिसे देखकर नैना कहती, ये वीडियो कॉल कौन कर रहा है? तो वो नैना कॉल को अटेंड करती है। सामने से माफिया क्वीन वंशिका बैठी थी अपनी चेयर पे, उस चेयर पे जिस चेयर पर बैठने से लोग डरते हैं। माफिया क्वीन वंशिका सामने नजर आ रही थी, तो उसे देखकर कहती, अब ये किसका नंबर है? ये नंबर, अरे तुमने ये नंबर सेव नहीं किया? ये तो बहुत बुरा किया तुमने, तुम्हें ये नंबर सेव कर लेना चाहिए था ना नैना टक्कर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते कि ये नंबर किसका है। और उसका कैमरा जो उसकी तरफ था फ्रंट में था, अब उसे पीछे की तरफ करती है और सामने वो इंसान बंधा हुआ मिलता है। उसे कुछ किया नहीं है, उसने उसे कुछ भी नहीं किया है, सिवाय उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह खुला था। ये, हाँ, ये आप लोगों का खूबसूरत खबरी। तुम्हें क्या लगता है मेरी दुनिया में आकर कोई मुझ पर जासूसी कर सकता है? नहीं। इतने दिन ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा था कि मैं चाह रही थी, मैं कौन, माफिया क्वीन वंशिका चाह रही थी कि तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले, जो तुम्हें मिले। और जो तस्वीरें तुमने अपने टेबल पे सजा रखी है ना, वो तस्वीरें मेरे सामने लगाओ ज़रा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो तस्वीरें लेके सामने दिखाती है। ये तस्वीरें, हाय कितने हैंडसम, पता नहीं कैसे लग रहे, चेहरा दिख ही नहीं रहा। तो अब थोड़ी देर बाद तुम्हारे सामने एक लेटर आएगा, प्लेट पे सजा हुआ। उस ट्रे के ऊपर इन तस्वीर को रख के लाइटर से उन्हें जला दो मेरी आंखों के सामने। वरना अगर तुम वहाँ इन्हें नहीं जलाओगी तो यहाँ पर वो लाइटर मेरे जो आदमी के हाथ में है वो इस इंसान को जलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसके पूरे बॉडी पर कुछ केमिकल डाले, और उस केमिकल के अगर तरफ एक भी माचिस की तीली जली भी जाए तो उसे अपने लपेटे में ले लेगी वो, और उसे जला के राख कर देगी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में एक चीज़ भी तुम्हें सलामत नहीं मिलेगी। ये बात तो तुम जानती हो, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि जहाँ तक मैं माफिया क्वीन वंशिका को जानती हूँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन कोई मुझ पर नुकसान पहुँचाए मैं उसे छोड़ भी तो नहीं सकती। ये तो मैं कर सकती हूँ ना। मेरे घर आके मेरा मेहमान बन के मेरे साथ खाना खा के मुझसे गद्दारी कर रहे थे ये लोग, तो गद्दारों की सज़ा क्या होती है तो मुझे अपने लोगों को भी तो दिखानी चाहिए। ऐसा न हो कल कोई और मुझसे गद्दारी करे, कोई और मुझसे कुछ करे, कोई और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए करे, तो किसी के लिए मुझे एक मिसाल तो छोड़नी चाहिए ना। तो ये बंदा क्यों नहीं, इसने भी तो अच्छी खासी रिपोर्ट तुम्हें मेरे लिए दी है, एक से एक बढ़कर रिपोर्ट तुम्हें मेरे नाम की मिली है। तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा ना रुक जाओ? ऐसा तो नहीं हो सकता स्वीट हार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तुम्हारे हाथों में इसे बचाना है तो उन चारों तस्वीरों को मेरी आंखों के सामने जला दो। अगर तुमने उस तस्वीरों को रखने का सोचा, कुछ और चीज़ करने का सोचा, मुझे तो पता चल जाएगा, मुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। जिस तरह से तुम्हें मेरी दुनिया में लोगों को भेजने का शौक़ है, उसी तरह से मेरी भी दुनिया वाले तुम्हारे अंदर लोगों के बीच में आ सकते हैं। कोई भी हो सकता है, या तुम्हारा आईजी हो सकता है,
वो आईजी को घूर के देखती है, या तो तुम्हारे साथ अभी तोड़ दे पहले जो खबर लाए वो हो सकता है, या इस ताने के बीच में जितने लोग हैं वो हो सकते हैं। तुम्हें खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं रखना चाहिए नैना टक्कर, याद रखो मेरी बात को। जिस तरह मैं खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं रखती, चाहे वो माला हो चाहे वो रूह हो, उन पर भी नहीं। क्योंकि जब तक मैं सबको क्लीन चेक नहीं करती, हालांकि मेरे ईमानदार दोस्त थे, उन्होंने स्टार्टिंग में इस लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन मैंने रोक रखा था। उन्हें हर मिशन की हर चीज़ों के बारे में तुम्हें खबर मिलती रही, ये मैं चाहती थी। लेकिन अब खबर तक तो ठीक थी, खबर तक तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने रोका नहीं। लेकिन जिस दिन इसने मेरी तस्वीर निकाली, जिस दिन मेरे लोगों की तस्वीर निकाली, उस दिन ये इंसान मुझे खटकने लगा। खबर देना है दो, पुलिस वाले को दे रहे, ईमानदार इंसान को दे रहे, दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन माफिया क्वीन की तस्वीर उसके इजाज़त के बिना उसके दुश्मनों तक पहुंचे, ये चीज़ सही नहीं। क्या पता तुम्हारे अलावा किसी और को भी इसने तस्वीर भेजी है? हाँ बेटा बोल, तूने किसी और को भेजी है? नहीं नहीं, अच्छा ये बात है। तुमने इनमें से 2 तस्वीर कॉपी की है, 2 तस्वीर। एक तस्वीर मिस नैना के हाथ में, इनमें से एक तस्वीर का लिफाफा नैना टक्कर तक पहुंच गई, तो दूसरी लिफाफा कहाँ पहुंची है दोस्त? ज़रा बताना पसंद करोगे? तुम्हें मारने के लिए तो ऐसे ही तो मैंने तुम पर ये चीज़ें नहीं की है ना, केमिकल नहीं डाला है, कुछ वजह है तो मैंने तुम पर केमिकल डाला है। मिस नैना टक्कर, आपके अलावा वो किसी और को भी मेरी इन्फॉर्मेशन देता है। जिस इंसान को आप अपना वफादार समझ के यहाँ तक भेजा था, वो इंसान गद्दार है। इसकी सबूत आपके टेबल पर 5 मिनट बाद आने वाला है। और वाकई ही उस टेबल पर कुछ तस्वीरें आती हैं जिसे दिखाने के लिए जिस तरह ट्रे के अंदर एक लाइटर था, दूसरे ट्रे के अंदर तस्वीरें थी जिसमें उस इंसान ने किसी इंसान से पैसे लिए और उसे वो लिफाफा दिया, उसे वो सारी इंफॉर्मेशन दिए जो माफिया क्वीन वंशिका की इंफॉर्मेशन मिस नैना टक्कर तक आती है। तो कहती है अब क्या कहेंगे आप, अब भी मैं इसे जिंदा छोड़ दूँ? ये कानून का सजावार है, ये एक पुलिस वाला है, अंडर कवर अफसर। हाँ पता है अंडर कवर अफसर है, तो अंडर में रहे तो ना बेहतर है। अंदर की बात अंदर ही रहने देना, ईमानदारी करना चाहिए। ना आपके साथ ईमानदार है ना मेरे साथ ईमानदार है, क्या भरोसा वो उस इंसान के साथ भी ईमानदार ना हो, क्या भरोसा। तो इसका मरना ज़रूरी है मेरे लिए। तुम इसे कुछ नहीं करोगे, तुम्हें ये तस्वीरें जलने हुई चाहिए ना, तुम्हें जला रही हूँ। मुझे वो इंसान का नाम चाहिए जिस इंसान तक ये दूसरा लिफाफा पहुँचा है। इससे पूछो, अगर बताए तो ठीक, वरना 5 सेकंड बाद में इसको जला दूंगी और इसकी एक भी निशानी इसके घर वालों को नहीं मिलेगी। जैसे कि इसका ड्यूटी है, काम है, तब भी नहीं मिलेगी, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, मेरे होते तो नहीं। बताता हूँ, बोलो। ओ मैंने जिस इंसान को उसका चेहरा मैंने नहीं देखा था। हाँ हमने भी देखा कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तुम मुझसे रब्ता कैसे करती ये बता। वो खुद से मुझसे रब्ता करता है, उसे जैसे पता चला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, उसने खुद से मुझे कॉल किया था, मुझसे बात की थी, और तुमने उस पर पैसे लेने के लिए राज़ी हो गए थे। वो बड़ा अमाउंट दे रहा था। हाय, पैसा हम वक्त अच्छे अच्छे इंसानों की किरदार को बदल देता है, अच्छे नॉर्मल इंसान को बदनाम कर देता है। ये पैसा भी क्या कम वक्त क्या चीज़ है ना, दोस्त को दोस्त दुश्मन को दुश्मन बना देता है। हाय, दोस्त को दुश्मन बना देता है और दुश्मन को दोस्त। पैसा कम वक्त, ये पैसा है। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने तुमसे कुछ से राब्ता किया है, और ये राब्ता करने की वजह कब सामने आई? हमने तो पहले पता लगा कि तुम हो हमारे प्यारे से जासूस, लेकिन हमने तुम पर हाथ नहीं डाला। तो उसने भी आपके बीचों बीच में, जिस तरह आपने भी कहा, क्या हो सकता है आपके बीच में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे पता चल गया कि मैं पुलिस वाला और उस मुझसे ये सारी चीज़ें निकाले? हो सकता है। ठीक है, छोड़ दो इसे। बट बॉस, छोड़ दो इसे। मैं इन कपड़ों से बाहर उड़ जाऊंगा, किसी की माचिस की तीली मुझ पर लगी तो। तुम्हें क्या लगता है मैं आलतू की चीज़ें तुम पर सवाल करूंगी? वो केमिकल कोई सस्ती केमिकल नहीं है, महंगी केमिकल है, और महंगी केमिकल महंगे लोगों के लिए होती है, सस्ते लोगों के लिए नहीं। तुम पुलिस के हवाले हो, तुम्हें पुलिस के हवाले करके तुम पुलिस के मेहमान हो, और तुम्हें पुलिस के हवाले करके पुलिस की खातिरदारी तुम्हारे साथ होनी चाहिए।
हमारी नहीं, क्योंकि तुम गुनहगार पुलिस के हो, हमारे नहीं। और तुम्हें मारकर मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे पहले ही मिल चुकी है, तो तुम्हें मारने का सवाल ही नहीं है। हाँ, बस मुझे नैना टक्कर से अपनी तस्वीरें जलवानी थी, जो मैंने जला दी। अब तुम उनके हवाले। और हाँ, ठीक तकरीबन 20 मिनट बाद आपका ये गुनहगार आपके सामने होगा, नैना टक्कर। अब आपको इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सोचिएगा। और हाँ, इसकी बॉडी पर कोई भी केमिकल नहीं गिरा सिवाय पानी के, और जिसने भी चीज़ थी वो सिर्फ पानी थी, कोई केमिकल नहीं। चाहे तो ये देख लीजिए, वो अपने आदमी को इशारा करती है। वो क्या करता है, लाइटर जलाता है, उसकी अंगूठे की तरफ रखता है और उसका अंगूठा जलने लगता है। हाँ, जल देखा, इसके अंगूठे को आग लगाई लेकिन कुछ हुआ नहीं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी केमिकल नहीं है। अब आपका तोहफा आपको मिल जाएगा, आपको उसके साथ क्या करना है कीजिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, इस दफ़ा जब मेरे दुनिया में, मेरे गुफा में किसी को भेजना है ना, ईमानदार भेजो, लालच खोर ना भेजो, जो पैसे के लिए अपना मान धर्म वगैरह सब कुछ बेच सके, यहाँ तक कि अपनी वर्दी भी बेच सके। इसलिए तो मैंने इसे वर्दी में नहीं रखा है, बिना वर्दी के यहाँ पर बिठा रखा है। उसे अपने कपड़े दिए, जो कपड़े ये पहन के यहाँ बैठता था वैसी कपड़ों में से यहाँ बिठाया। आपकी वर्दी की इज्जत करती हूँ, आपके रुतबे की, आपके जज्बात की इज्जत करती हूँ, इसलिए इज्जत से इसे यहाँ से आपके हवाले कर रही हूँ। इसके बाद आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तब नैना क्या करती, नैना का गुस्से का लेवल बहुत बड़ा होता है। वो अपने हाथ को लेकर टेबल पर मारती और टेबल पर जो कांच की गिलास थी वो उसके हाथ को ज़ख्मी कर देती है। तो आजी कहते ये क्या तरीका है? तरीका, हमारे बीच में भी लोग उनके मिले हुए और उनके लोगों के बीच में हमारे लोग मिले हुए, लेकिन वो हमारे वफादार नहीं है सर, ये क्या चल रहा है? तो वो आईजी की तरफ देखती है, कितने पैसे दिए होंगे हमें, हम में से किसी को इसने माफिया क्वीन वंशिका के? तुम्हारा दिमाग खराब है नैना, उसने कहा और तुमने मान लिया। मानना तो पड़ेगा सर, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रही है। और राइट, अब वो बात कर ही रहे थे, तकरीबन 10 मिनट बाद उसके दरवाजे के पास एक इंसान, एक मास्क पहने एक इंसान आता है और उसके सामने से ला कर रखता है, ये लीजिए आपका तोहफा। तो क्या कहती नैना, क्या कहती, उसके ऊपर गन तान देती हुई कहती, इससे लाओ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओगे। तो इंसान हंसता है, कहता है आपको क्या लगता है कि मैं इसे अकेले लाया हूँ? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर इस रूम से, इस ताने से बाहर नहीं निकला, मेरे लोग चारों तरफ से इस ताने को घेरे हुए बैठे हैं। अगर मैं निकला नहीं तो इस ताने में गोलियां चलना स्टार्ट हो जाएंगी और हम नहीं देखेंगे कौन ईमानदार कौन बेईमान। हम नहीं देखेंगे कौन ईमानदार कौन बेईमान यहाँ पर खड़ा है, बस हम गोलियां चला देंगे। और आप ये अच्छी तरह जानते, हमें जब ऊपर से ऑर्डर हमें भी मिलता है तो हम वही करते जो हमारे ऊपर वाले ऑर्डर देते हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, हमें यहाँ से जाने देना है या फिर यहाँ पर मेहमान बना के रखना है? तो नैना अपनी गन को नीचे करती है, लेकिन उसके हाथ से खून बह रहा था, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं थी। तो कहती जाओ यहाँ से। और नैना उस इंसान को पकड़ के लाती अपने सामने, खींच के थप्पड़ मारती, एक नहीं दो नहीं तकरीबन 3 थप्पड़ उसे मारती, उसे कॉलर से पकड़ के कहती, मैंने तुम्हें अपनी ईमानदारी पर भेजा था, तुम बेईमान निकलोगे ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं उनकी बात ना मारता तो मुझे गोली मार देते, मर जाते। ईमानदारी से मरते तो सही, कम से कम तुम्हें सल्यूट करते, तुम्हारा जनाजा उठाते, लेकिन तुम एक बेईमान निकले। ये कहकर अपने आदमी को इशारा करती, इसे ले जाओ, इसे अच्छे से अच्छे टॉर्चर करो ताकि इसे पता चले कि पुलिस से गद्दारी करने की सज़ा क्या होती है। आईजी कहती है ये गलत होगा। गलत? अब गलत कुछ भी नहीं सर, अब मुझे किसी चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत है, अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है और मैं आपको कोई भी खबर नहीं दे सकती, अब मुझे भी किसी पर भरोसा नहीं। ये कहकर नैना वहाँ से निकल जाती है गुस्से से, और गुस्से से निकल जाती है और निकलती है सीधा अपनी गाड़ी में बैठती है, अपनी फ्लैट की तरफ निकलती है। लेकिन फ्लैट में जाने से पहले कुछ सोचती है और कॉल लगाती है अपने फ्लैट के चौकीदार को। चौकीदार जैसे ही कॉल उठाता कहता है यस मैम कहिए, एक लड़की वहाँ आई है, वो वही लड़की जैसे कल रात एक रात पहले आप लाई थी। हाँ, खूबसूरत उसका नाम है। जी हाँ मिस बेंजी, उसके शर्ट पे बेंजी लिखा था ना एक शुरू में जब आप उसे यहाँ लाई थी। हाँ वही आए, क्या वो वहाँ पर है? हाँ वो तो 1 घंटे से आई है, ऊपर बैठी है, ना निकली है ना बाहर आई है, बस अपने घर के बालकनी में खड़ी थी। अब भी वो वहीं पर खड़ी है? हाँ अब भी वहीं पर खड़ी है, बाहर के नज़ारे देख रही है, कुछ कर नहीं रही है।
ठीक है मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो मोबाइल बंद करती है। और फिर क्या करती है, अपने मोबाइल को वीडियो को ऑन करती है, जो कैमरा उसके घर के चारों तरफ लगे थे वो कैमरे से वो देखना चाहती थी। वो टाइमिंग देखती है, परफेक्ट टाइमिंग, जिस टाइमिंग में खूबसूरत उर्फ बेंजी उस फ्लैट के अंदर आई थी। उस फ्लैट के दरवाज़ा खोला था, वो अंदर करके चली गई थी, चौकीदार से चाबी ली थी। और चाबी लेने के बाद किचन में जाती है, देखती है वहाँ पर कुछ खाने को है नहीं। फिर वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, फिर आती है, बाहर बैठ जाती है, थोड़ी देर बैठती है, फिर आके बालकनी में खड़ी रहती है। और अच्छा खासा बालकनी में वो खड़ी थी। वो सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई दी जा रही है। और वॉशरूम में वो गई थी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 10-15 मिनट बाद वो लेट होने वाली थी तब दरवाज़ा खुलता है वॉशरूम का और वो बाहर निकलती है। ये जैसे लग रहा था कि वो शावर ले चुकी थी और उसके बालों से पानी टप टप बरस रहा था। तो कहती है, क्या सोचती, ये वंशिका नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वंशिका। लेकिन कई दफ़ा ये केस चुकी, ये वंशिका है। अब ये मुझे कंफ्यूज करेगी। क्या मैं इसके साथ डेट करूं? नहीं कर सकती। आज ही जाके मैं उसे घर के लिए कह दूंगी, उसके घर का बंदोबस्त करती हुई, पहले ये करती हूँ, मैं इसके लिए घर का बंदोबस्त करती हूँ, फिर देखती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो सोचती, फिर वो निकल जाती घर की तरफ। फ्लैट में आती है, दरवाजे में बेल देती है और दरवाज़ा मिस खूबसूरत उर्फ बेंजी खोलती है। और खोलती तो कहती, अरे वाह, तुम बहुत जल्दी आ गई। तुमने कहा था तुम 10-20 मिनट में बाद आ जाओगे, तुम तो अच्छे खासे टाइम लेगा। ये लो, ये क्या है, चाबी। मैंने चौकीदार से तो ले ली थी। नहीं, ये जगह है, यहाँ पर तुम आज से रहोगी, यहाँ नहीं रहोगी। क्या मतलब इस बात का? क्या तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती? देखो, फिलहाल तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। 10 सीट चाबी है, मैं तो थोड़ी देर बाद अपनी सामान लो और मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगी जब तक मैं शावर लेके आती हूँ। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तो भागा जा रहा है हमसे, चलो कोई बात नहीं, तुम हमसे भागो, हम पहले तुमसे दूर चले जाते हैं। हम भी तुमसे दूर जाना चाहते हैं नैना टक्कर। तुम्हारे करीब रहने से हमें भी कमज़ोरियाँ मिल रही है और हम कमज़ोर पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि माफिया क्वीन वंशिका कमज़ोर नहीं पड़ सकती। ये कहकर वो कुछ नहीं कहती। उसने पहले से अपने बैग तैयार करके रखे थे कि वो आएगी तो उसे कहेगी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला कुछ कहने का। नैना टक्कर ने खुद से उसे कह दिया, ये चाबी लो और यहाँ से चली जाओ, 10 सीट, कुछ और नहीं। नैना को नहाने में टाइम लगता है, उसे पता था। तो वो क्या करती है, वो चाबी लेकर उस टेबल पर रखती है और अपने सामान कंधे पर लाद के वहाँ से निकल जाती है। चौकीदार को जो चाबी उसने ली थी वो उसे देती है और कहती है, मैडम से कहना कि मुझे घर मिल चुका है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए वो वॉशरूम चली गई और मैं अपने फ्लैट की तरफ जा रही हूँ। ओके, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो ऑटो करती है, ऑटो करती है, उसके आगे जाकर वो ऑटो से उतर जाती है। और जैसे ही ऑटो से उतरती है, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी कीमती गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में वो बैठ के वहाँ से निकल जाती है। तो कहती है, फाइनली तो तुमने फैसला कर लिया है उससे दूर जाने का। जाना चाहती हूँ, अब देखते हैं कि नसीब में दोबारा मिलना होगा या नहीं। तुम क्लब जा रहे हो? हाँ, क्लब जा रहा हूँ। तुम नहीं आने वाली, क्योंकि वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर भी आ जाएगी और तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। अच्छा, और उसने उस तरीके से उगलवाने की कोशिश की, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी है। अब क्या माफिया, सॉरी, अब क्या